अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अपना फ़र्स्ट ईयर का बुक चेंज किया। ऑलरेडी 9th और मैट्रिक कर लिया था, फ़र्स्ट ईयर का भी चेंज किया है। तो आज उनके हवाले से मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि उनके लिए मैंने रिवीजन पूरा बुक रिवाइज़ करूंगा, हर चैप्टर को एक ही वीडियो के अंदर। जी हाँ, वो स्टूडेंट्स जो न्यू हैं, जिन्होंने अभी जो है एडमिशन ली है फर्स्ट ईयर के अंदर, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। और जो पहले से इंटर में हैं, अभी इंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी रिव्यू होगा। शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रिव्यू होगा इस चैनल के अंदर, इस वीडियो के अंदर। हर वीडियो के अंदर जो है एक चैप्टर क्लियर करवाऊंगा। बहुत ही सिंपल बुक है, बहुत ही सिंपल बुक। जिसने मैट्रिक और 9th अच्छी तरह से थोड़ा भी पढ़ा है ना, उसको ईजी समझ आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, पहले तो आपको बताऊं कि कौन से जो है चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर्स कौन से जो हैं इस बुक के अंदर हैं। पहला चैप्टर जो है इन्होंने दिया है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा है इंजाइम्स, इंजाइम। तीसरा है चैप्टर सेल स्ट्रक्चर। चौथा जो है इस बुक के अंदर चैप्टर जो है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर। चौथा जो है इसके अंदर सेलुलर लाइफ, पांचवा सेलुलर लाइफ, छठा जो है प्रोकैरियोट्स, सातवां प्रोटोक्टिस्टा एंड फंजाई, आठवां डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, 9th डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, 10 फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स, 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन, 12 सर्कुलेशन, 13 इम्यूनिटी, 14 गैसेस एक्शन। इससे पहले जो बुक था उसके अंदर भी 14 ही चैप्टर थे, लेकिन उसके अंदर एक चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन बायोलॉजी था, इसके अंदर वो नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक दूसरा आ गया है फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट। तो आज हम बात करने वाले हैं पहला चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आपको बताऊं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रीक वर्ड से निकला है। बायो मीन्स लाइफ, लोगास मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बने होते हैं स्मॉलर यूनिट्स के। इन यूनिट्स को कहा जाता है सेल्स जो है फर्दर बने हुए होते हैं। बुनियादी हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं सेल के अंदर, वो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। एटम मिलते हैं तो मिलाते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं कोई ऑर्गेनेल बनाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। ठीक है, इस तरह से ये जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गेनल मिलके सेल। तो सेल से आगे ये प्रोसेस चलता है। ये है एक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एज यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो मैं सिंपली बता देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स में, एटॉमिक लेवल, उसके बाद एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनल्स मिलते हैं तो सेल मिलते हैं तो टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो पूरा ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, तो उसको स्पेशी कहते हैं। स्पेशी जब आपस में मिलकर एक ही जगह पे रहेंगे, सेम टाइप ऑफ स्पेस, को पॉपुलेशन कहेंगे। जब पॉपुलेशन डिफरेंट मिलती है, एक जगह पे रहती है, तो कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी के जब जो है नॉर्मली जो हमारा एनवायरनमेंट के साथ रहती है तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम से बड़ा जो हमारी कैटेगरी है वो है बायोस्फीयर। तो देखें, अब ये पूरी हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी। इसमें क्या था? इसमें ये था कि जो हमारी जो बुनियादी चीज़ है वो एटॉमिक्स और सब एटॉमिक लेवल है, मीन्स केमिकल फाउंडेशन। वी आर बेसिकली केमिकली फाउंडेड बट अवर बेसिक यूनिट इज सेल। बिकॉज सेल को क्यों कहा गया है बेसिक यूनिट? अदरवाइज इलाके में पता है कि मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स को क्यों नहीं कहा गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट? देखो, दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब लिविंग जो मैटर की बने होते हैं। ठीक है, तो मैटर जो भी होता है एटम का, अब वो मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क होना चाहिए? वो यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एटम्स के बने होते हैं, नॉन लिविंग भी एटम के बने होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग की जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो सेल से स्टार्ट होती हैं, तभी कहते हैं कि सेल इज बेसिक। और सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। जिसके अंदर सेल नहीं है उसको हम लिविंग कंसीडर ही नहीं कहते। जैसे कि वायरस, उसको हम लिविंग कंसीडर नहीं करते। यह भी वजह है कि इसके अंदर सेल मौजूद नहीं होता।
चलें बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ड्यू टू गिवन रीजन। किस वजह से? क्योंकि हमारे अंदर बेसिक डीएनए होता है, वो भी इसका बना होता है। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए की फॉर्म में होती है, उससे बनते हैं जीन बनते हैं, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन से मैसेंजर आरएनए बनते हैं, मैसेंजर आरएनए इस तरह से इस टाइप की प्रोटीन्स बनती है। वो प्रोटीन्स आगे चल के एंजाइम बनाती है, एंजाइम जो आगे चल के कोई फंक्शनल प्रोसेस करते हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री इस वजह से। नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के अंदर देखें तो सेल के अंदर जो लिविंग पोर्शन होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 to 90% होता है पानी, ठीक है। उसके अलावा जो है ड्राई वेट ऑफ द सेल होता है। ड्राई वेट ऑफ द सेल मतलब बाकी जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। और इनकी स्टडी कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली दुनिया के अंदर जो है 92 नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। कितने? 92 नेचुरल एलिमेंट्स। उसमें से 25 लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। उसमें से ह्यूमन के अंदर कितने पाए जाते हैं? ह्यूमन के अंदर 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अच्छा, अब 16 एलिमेंट्स में से इन 16 एलिमेंट्स में से जो है 16 में से 6 जो है 98% आपके मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। कितने? 98%। अब उस 98% कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नीचे लिखे गए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। कॉम्प्स याद करने का तरीका है CHOMPS। अच्छा, पंजाब बोर्ड में और फीडल में जाएंगे तो फास्फोरस की जगह पे सल्फर की जगह पे कैल्शियम आ जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। नाउ इसके अलावा इसको कहते हैं मेजर एलिमेंट्स जो 98% बनाते हैं। उसके अलावा जो हैं माइनर एलिमेंट्स होते हैं वो 1% के अंदर आते हैं, उसको कहते हैं माइनर एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर वो जिंक वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो होते हैं वो बाकी जो होते हैं जिंक नहीं और कुछ है भी याद नहीं मुझे। उसके अलावा 0.01 में आते हैं, उसको ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। नाउ ड्राइवेट समझ में आ गया। अब फंक्शनल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो हैं उसके अंदर ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड ये इसके टाइप्स हैं, और मोनोसेक्राइड टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके यूनिट होते हैं मोनोसेक्राइड। लिंकेज इनके अंदर कौन सा आता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड। पेप्टाइड लिंकेज होता है इसके अंदर। लिपिड्स के अंदर जब जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, फॉस्फेट एंड कोलाइन आइसोप्रोन यूनिट्स। इसके अंदर ईस्टर लिंकेज होता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए आरएनए आ जाते हैं। इसके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइडेज, टाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड। जैसे न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, और तीसरा जो होते हैं राइबोज या डीऑक्सीराइबोज राइबोज शुगर। इसके अंदर फास्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है। सो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में, तो डिफरेंट लिंकेज भी होगी। नाउ अब बात करेंगे हम मॉलिक्यूल्स जो हैं कंपोजिशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की, ये आप याद करें। सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स बाय कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। एक से हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरे से हाइड्रोक्साइल ग्रुप निकलेगा, तो बनेगा वाटर जो बाहर निकल जाएगा। बाकी जो है पूरे दो मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होंगे और लार्जर मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसको कहेंगे हम कंडेंसेशन प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस इन विच टू स्मॉलर यूनिट्स कंबाइंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड विद द रिमूवल ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। अब हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रोलाइसिस इज द रिवर्स ऑफ द कंडेंसेशन इन विच by the addition of water a larger molecule is broken down into two smaller units, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाता है। अच्छा, हाइड्रेशन दूसरी चीज़ है और हाइड्रोलाइसिस दूसरी चीज़ है, ठीक है। हाइड्रेशन में सराउंड करता है, हाइड्रोलाइसिस में उसके अंदर एड होता है। ये डिफरेंट चीज़ है। ब्रेक डाउन, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। देखिए इसके अंदर जो है एक
मालिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, दूसरे के अंदर जो है इसके अंदर हाइड्रोजन जो है, दूसरे के अंदर OH ऐड होगा, तो ये दोनों आपस में मिल गए, टूट गए, ठीक है, इस तरह से। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट वाटर जो यूनिवर्सली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद 70 to 90% जो है, तो वाटर जो है एक इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए काम आता है। इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर 2 पोल्स जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास यूनिट नंबर है 18 है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 होते हैं, एक हर एक का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो टोटल 2 हुए, और 16 ऑक्सीजन के हुए, टोटल बन गए 28, ठीक है। अब जो है अच्छा, अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो है इसका साइड में होता है ऐसे, दूसरा हाइड्रोजन, ये एक पोल, 2 पोल हो गए, एक ये पोल बन गया, दूसरा ये पोल, एक जो है पार्शियल नेगेटिव पोल बन गया, एक जो पॉजिटिव बन गया, तो ये 2 पोल्स बन गए, जिसके अंदर 2 पोल्स होते हैं, उसके पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वाटर के अंदर 2 पोल्स हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन बायपोलर मॉलिक्यूल है। तो इस बायपोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो है ये हाइड्रोजन जो है अट्रैक्शन रखते हैं दूसरे वाटर के ऑक्सीजन से, ये पॉजिटिव है दूसरे के, तो इस तरह से आपस में अट्रैक्शन होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए काम आता है। आपने सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो इस तरह से बनती है। अब देखो, इट इज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ विच कंटेन पार्शियली चार्ज H एंड अदर कंटेन्स पार्शियली नेगेटिव चार्ज is present in water. These charges attract 2 molecules. This force of attraction due to H and O is called hydrogen bond. Due to this hydrogen bonding, 2 molecules have following 2 types of characters. इसके पास 2 characters आ जाते हैं। एक cohesive force आ जाती है, जिसके अंदर दूसरे होती है adhesive force. Cohesive force की होती है the force of attraction between same type of molecules. ठीक है, वाटर के बीच में जो फोर्स होती है वो उसकी वजह से होती है। दूसरी एडेसिव फोर्स होती है, वो फोर्स जो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि उसके जो किसी भी कंटेनर के अंदर होता है, तो उसके साथ अटैचमेंट होती है, उसके साथ वो स्टिक करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसको कहते हैं एडहेसिव प्रॉपर्टी। हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी यह है कि फॉर सपोज कि आपका कोई जो है मेटल है, फॉर सपोज जो आपके पास गोल्ड है, फॉर सपोज गोल्ड जो है आप उसको 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हो तब वो पिघलता है। उसी जगह पे आपके पास सिल्वर है, आर्जेंटम सिल्वर, उसको जो है आप 120 सेल्सियस टेम्परेचर देते हो तब वो पिघलता है। तो इसकी जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी 80 सेल्सियस, इसकी जो है ये कैपेसिटी हो गई। तो अब जो हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर जो है उसके अंदर हाई हीट होती है, क्यों? क्योंकि इसको टेम्परेचर ज़्यादा देना होता है उसको पिघलने के लिए। इससे क्या फ़ायदा होता है? सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि अगर ऐसा होता कि इसकी टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती, तो हम थोड़ी देर भी धूप के अंदर रहते तो पिघल जाते, पानी हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता, एवापोरेट हो जाता, और हमारे अंदर पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता, हमारे अंदर एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पाती। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ये फ़ायदेमंद है हमारे अंदर। तो हाई हीट ऑफ एवपोरेशन, जब हमें पता है कि उसको मेल्ट करने के लिए या टेम्परेचर देने में टाइम लगता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा देनी पड़ती है, तो उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने में भी टाइम लगेगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है? हाई हीट ऑफ एवपोरेशन कितनी है? 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। तो यही वजह है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो है 70 to 90% पानी रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम मर जाते। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, इसकी ये भी प्रॉपर्टी है कि ये डिज़ोल्व करता है हर उस चीज़ को जो उसके अंदर डिज़ोल्व होना चाहे, लेकिन लिपिड्स के अलावा, ठीक है, लिपिड्स के अलावा सब चीज़ को ये डिज़ोल्व कर लेता है। बाकी क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेसिक ऑयल ड्रॉप्स इनटू लार्ज ड्रॉपलेट्स। द water molecules have hydrogen bonding between them, which are destroyed by the presence of hydrophobic oil and form new bonds. The water molecule then form more hydrogen bonds with themselves, and the non-polar molecules clump together. This exclude hydrophobic substance. ये क्या करता है? पानी जो है, जब इसके अंदर कोई जो है ऑयली सब्सटेंस आ जाता है इसके अंदर, तो वो इसके बॉन्ड को तोड़ता है। तो जब ये इसके बॉन्ड टूटते हैं तो ये आपस में फुल्ली बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, टाइटली बॉन्ड बनाते हैं, तो उसके जो ड्रॉप होता है ऑयल का उसके अंदर नहीं डिज़ोल्व हो पाता।
आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर दो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसके अंदर कितनी चीज़ें मिलेंगी? दो चीज़ें मिलेंगी, एक हाइड्रोजन मिलेगा, दूसरा OH आयन मिलेगा। हाइड्रोजन और OH आयन ना OH और हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है और OH जो है बेसिक ग्रुप है। तो इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती है। तो वो सब्सटेंस जिसके अंदर एसिड भी हो, बेस भी हो, तो उसको कहते हैं एम्फोटेरिक मालिक्यूल। तो वाटर भी है। तो यही जो है वाटर मालिक्यूल किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो pH होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसको मेंटेन करने के लिए काम आता है। अगर किसी के अंदर हाइड्रोजन बढ़ गई या किसी के अंदर कम हो गई, नॉर्मली जो है इसकी स्केल जो है 1 to 14 है। 1 to 7 अगर pH स्केल होती है किसी की तो वो एसिड में आता है, 7 to जो है 14 आती है तो वो बेस में आता है ना। 1 to 7 जो है उसके अंदर एसिड वगैरह, तो जब एसिड ज़्यादा होगा तो उसके अंदर OH दे देगा, जब बेस ज़्यादा होगा वहाँ पे एसिड दे देगा, तो उसको बैलेंस करेगा। तो इसको जो है बफर भी कहा जाता है। बफर ऐसा ही सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है टू रिस्ट्रिक्ट, टू रेजिस्ट द चेंज इन द pH ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर के अंदर एक बिहेवियर ये है कि वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 सेल्सियस। ये नॉर्मली ऐसे होते हैं चीज़ें कि जब भी हम सॉलिडिफाई करते हैं या उसको जो है किसी भी चीज़ को सॉलिडिफाई करते हैं तो फुल्ली होती है, लेकिन पानी ऐसा है कि ऊपर से पहले सॉलिडिफाई होता है लेकिन नीचे से बाद में। ठीक है, कोई भी पानी अगर आप फ्रिज के अंदर रख रहे हो ऊपर वाले जो है खाने के अंदर, तो पहले बर्फ़ जो है कि उसकी लेयर जो ऊपर बनेगी, नीचे पानी ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक बिहेवियर होता है। वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 सेल्सियस। यूजली मेटर कॉन्टेक्ट्स एट लो टेम्परेचर बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिलो 4 सेल्सियस वाटर एक्सपेंड्स वुड डिक्रीज द डेंसिटी, इसके अंदर डेंसिटी भी कम हो जाती है। तभी जो है आइस जो है फ्लोट करती है पानी के अंदर, वो अंदर डूबती नहीं है। ठीक है, सो ऊपर ही होती है। So expand maximum in ice condition. The low density water in ice become lighter, comes above the surface of high density water of liquid, makes the life possible under frozen water. तभी जो है जो पानी के अंदर भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। चलो जी, ये ख़त्म हो गया हमारा वाटर। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीनिंग ये है कि हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है, तो वाटर, क्योंकि कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स पानी। ठीक है, हाइड्रेट कार्बन क्योंकि इसके अंदर रेशो जो तकरीबन बताया गया है कि 2:1 जैसे वाटर के अंदर, लेकिन ये मिसनोमर है। एक्चुअली कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इसके डिफरेंट आ जाते हैं, उसके अंदर ये कंडीशन है ही नहीं। जैसे कि एसिटिक एसिड है, उसके अंदर दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो ये नाम जो है गलत है इनका। अब जो है न्यू उसकी डेफिनेशन ये है कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोऑक्सी, दीज आर दी पॉलीहाइड्रोऑक्सी ये देखें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल अल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, दीज आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड्स आर कीटोन। अल्डिहाइड्स वो होते हैं जो इसके अंदर CHO ग्रुप होता है लास्ट में। ठीक है, और मतलब ऐसे कह सकते हैं आप कि RCO, R मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन, C के बाद फिर O, दूसरा होता है ROR, मतलब जो है RCOR, मतलब बीच में उसके अंदर अगर जो कार्बोनाइल ग्रुप है तो उसको कहेंगे हम जो वो जो है कीटोज हो जाएगा, कीटोन्स। दीज आर स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली सेक्राइड्स भी कहा जाता है क्योंकि स्वीट टेस्ट होते हैं। क्लास भी कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स, मोनो मीन्स 1, ये बेसिक यूनिट होते हैं इनका। CnH2nOn का जो है जनरल फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन होंगे 4, ऑक्सीजन भी 2 ही होंगे। राइबोस इसका एग्जाम्पल है, फ्रक्टोज और जो है गैलेक्टोज। ठीक है, इसके अंदर ये फार्मूला आ गया, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, ग्लिसरोस एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आर इम्पोर्टेंट ट्रायोस। ठीक है, ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ग्लूकोज के टूटने, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, तो राइबोस ग्लूकोज। अब अल्डिहाइड्स कौन से हैं? अल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ग्लूकोज होता है और गैलेक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो कीटोज ग्रुप है। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स वो होते हैं जब 2 आपस में मिलेंगे, मोनोसेक्राइड्स तो बनाएंगे 2 to 10। अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो 10 के अंदर मॉलिक्यूल्स देता है टूटने के बाद, तो उसको हम ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। ठीक है, तो ओलिगोसेक्राइड के अंदर डाइसेक्राइड होते हैं, दूसरे होते हैं डेक्स्टिन। डेक्स्टिन यहाँ से रिमूव किया गया है, पहले वाला जो बुक था ओल्ड बुक, उसके अंदर डेक्स्टिन दिया गया था कि इसके अंदर 3 to अगर 10 है तो डेक्स्टिन होता है। नाउ मोस्टली डाइसेक्राइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये आपस में मिलेंगे कौन से बॉन्ड के जरिए? ग्लाइकोसिडिक के बॉन्ड के जरिए। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अंदर
जो आपस में मिलेंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के कहलाएगा उसे। तो देखो ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिले तो माल्टोज बना, ठीक है। इसी तरह से अगर जो है वो मिलते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज तो लेक्टोज बनाएंगे। अगर ग्लूकोज और जो है फ्रक्टोज मिलेंगे तो सुक्रोज बनाएंगे, ठीक है। अगर ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज बनाएंगे। तो सुक्रोज क्या है? सुक्रोज जो है ट्रांसपोर्टिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा, अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड जो होते हैं जब 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। स्टार्च उसके अंदर। अच्छा, एक बात सुने मेरे स्टूडेंट, सब इस मेरे चैनल के अंदर सब जो है तकरीबन चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं, ठीक है। आपको प्रेजेंटेशन स्किल के हवाले से कैसे प्रेजेंटेशन देनी चाहिए आपको बोर्ड के सामने, ठीक है, किससे जो है ना अपना फियर ख़त्म करना चाहिए वगैरह, वो सब दिया गया है। बेसिक इंग्लिश भी दी गई है, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब का किसी का शौक है तो यूट्यूब के बारे में टिप्स दी गई है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। इस तरह से आप जो है ऐसे करें, अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उसको मेरे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, उनको भी फ़ायदा हो। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये बहुत फ़ायदा देगी, ठीक है, आपके दोस्तों को, और इनके भी फ़ायदा हो, ये सदका जारिया बन जाएगा आपका। अब स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स आर व्हाट? पॉलीसेकेराइड जो है लार्जर क्लास ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स। ये स्वीट टेस्ट लेस होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, और जो है इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यूजुअली जो है स्टोरेज के लिए काम आते हैं। जैसे कि स्टार्च जो है, स्टार्च इसका एग्जांपल है, जो प्लांट के अंदर जो है वो जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है स्टार्च की फॉर्म में जमा होती है। एनिमल्स के अंदर जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा होती है। सेलुलोज एक है, सेलुलोज जो है, अच्छा, पॉलीसेकेराइड में भी ये आता है कि होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड वो होते हैं जिसके अंदर यूनिट जो है सेम होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटन हो गया, सेलुलोज होगा। हेट्रोपॉलीसेकेराइड जिसके अंदर जो है ये अमाइनो एसिड जो है वो सॉरी मोनोसेकेराइड जो है डिफरेंट होते हैं, जैसे कि एगर हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन वगैरह। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च इज द इम्पोर्टेंट एंड abundant reserve food material of higher plants found in cereals, legumes, tubers and other vegetables. It is made up of many glucose molecules joined together in straight chain. Amylose, which is soluble in hot water, and a branch chain amylopectin, which is insoluble in hot water. ठीक है, इसके अंदर दो चेन्स होती हैं। अमाइलोज जो स्ट्रेट चेन होती है 1,4 अल्फा लिंकेज होती है, और दूसरी 1,6 अल्फा लिंकेज होती है, वो होती है माइलोपेक्टिन। गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन। अगर आयोडीन टेस्ट करेंगे तो बेनेडिक्ट टेस्ट भी कहते हैं उसको, तो वो आयोडीन ब्लू कलर देगा। ग्लाइकोजन, इट इज आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टार्च बट फाउंड इन एनिमल, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। सेम है किसकी तरह? पॉलीमर इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्टार्च बट फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है, बस एनिमल के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर जो ब्रांच चेन ज़्यादा होती है। ये देखें ये अमाइलोज स्टार्ट जो स्ट्रेट चेन, ठीक है, 1 और 4 के बीच में बॉन्डिंग है। अब ये 1,4 लिंकेज ये है इसके अंदर, और दूसरी है 1,6 के बीच में लिंकेज, तो ये ब्रांच चेन हो गई, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है मोस्ट अबंडेंट जो है पॉलीसेकेराइड है दुनिया के अंदर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो जो कपास जिससे आप कपड़े बनते हैं, ठीक है, धागे बनते हैं, यह सब सेलुलोज ही है। तो सेलुलोज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इट इज़ आल्सो ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द नेचर। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इट इज नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। इन सेलुलोज टू द ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइन इन स्ट्रेट चेन। इसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज ही होते हैं और स्ट्रेट चेन में होते हैं, इसके अंदर ब्रांचिंग कुछ भी नहीं होती। और 1,4 बीटा लिंकेज होती है इसके अंदर। कौन सी होती है? 1,4 बीटा। द ट्यूब्स ऑफ सेलुलोज फॉर्म सेल वाल। अच्छा, जो ये है ग्लाइकोजन जो है रेड कलर देती है आयोडीन टेस्ट में। अच्छा, और सेलुलोज जो है इसके अंदर कोई भी कलर आयोडीन टेस्ट में नहीं देगी, तो ये इसकी पहचान है। नाउ काइटिन, व्हाट इज काइटिन? इट्स लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसाइटल। अच्छा, सेलुलोज का काम क्या है? सेलुलोज जो है स्टोरेज के लिए काम नहीं आती। सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट के अंदर सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, तो उसको स्ट्रक्चर देती है। अब काइटिन क्या है? काइटिन इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एनासिटाइल क्लोक्सामाइन एंड अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज सिमिलर टू न्यूक्लियो सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की तरह ही होती है। इसकी स्ट्रक्चर 1,4 बीटा लिंकेज ही होती है, लेकिन इसके अंदर एनासिटाइल ग्रुप जो है इसके अंदर एडिशनल अटैच होता है। सो इट इज़ फाउंड इन द फंजाई, ठीक है। और जो काइटिन के चीटा और सीटा आप पढ़ेंगे एनिंडा के अंदर, उसके अंदर भी है,
मौजूद होती है, और क्यों जो काइटिन जो है आर्थ्रोपोड के अंदर भी मौजूद होती है। सो फॉर इट इज कैपेबल ऑफ केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन जो है हमारी स्किन के अंदर होती है उसी की तरह है। काइटिन मॉडिफाइड पॉलीमर contains nitrogen which allows for increased hydrogen bonding between adjacent polymers giving it more strength। ये सेलुलोज से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है। इन इट्स प्योर एंड अनमोडिफाइड फॉर्म काइटिन is translucent, pliable, resilient and quite tough in most arthropods, but is most found in the modified form such as proteinaceous matrix form, exoskeleton of insects with calcium carbonate in the shells of mollusks and crustaceans. Composite material is much harder and stiffer than pure chitin. Stereoisomers इन कार्बोहाइड्रेट एंड रोल। स्टेरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? जब मिरर इमेज कोई हो जाए कोई भी कंपाउंड, आइसोमर्स आर व्हाट? आइसोमर्स से कहते हैं कि भाई कोई भी कंपाउंड जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया, स्ट्रक्चरल फार्मूला में पाया जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो उसको आइसोमर कहा जाता है। स्टेरियोआइसोमर्स वो आइसोमर्स स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज हो। ठीक है, देखें इस एग्जाम्पल के अंदर एक के अंदर जो है डी ग्लूकोज है राइट हैंडेड शुगर, दूसरा है एल ग्लूकोज लेफ्ट हैंडेड शुगर। देखो इसके अंदर OH जो है ग्रुप इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट कार्बन पे जो है राइट साइड पे, दूसरा है लेफ्ट साइड पे। सो मैनी शुगर हैव स्टेरियोआइसोमर, द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन अवर बॉडी आर राइट हैंडेड, तकरीबन जो है राइट हैंड होती है। द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर्स आर सेम होती है। प्रोटीन्स एंजाइम्स आर राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। प्रोटीन के एंजाइम जो होते हैं राइट हैंड भी होते हैं लेफ्ट हैंड भी। द एंजाइम व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर आल्सो राइट हैंडेड, देयरफॉर राइट हैंडेड एंजाइम्स मेटाबोलाइज राइट हैंडेड शुगर्स only. They are unable to digest and metabolize left-handed sugars. The artificial sweeteners which are used by diabetic patients usually are left-handed sugars. These sugars have same mass and same sweetness but have 0 calories. These sugars are not digested in our body because all of our enzymes are right-handed and they are specific to break down the right-handed sugars. The left-handed one would not fit into catalytic site. Consequently, there will be no breakdown of this sugar, no metabolism, and no calories. प्रोटीन्स, अब प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स जो है जो आपके नेल्स हैं, आपके जो है जो बर्ड्स के अंदर फीदर्स होते हैं, आपके बाल जो हैं, तकरीबन जो एरियाज जहाँ पे आप टच करते हो महसूस नहीं होता वो सब चीज़ें, और टेंडन्स, बोन्स, और तकरीबन 50% जो है आपका ड्राइवेट जो है सेल का इनका बना होता है। तकरीबन आपकी चीज़ें सब इसके नीचे से एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सब इसके ही बने होते हैं ना। प्रोटीन के भी डिफाइन द पॉलीमर्स किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड के बने होते हैं। इसके अंदर सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन होता है, तभी इसको नाइट्रोजन कंपाउंड, ये भी सेम है। ठीक है, अब कहाँ से पाए जाते हैं? वेयर एज मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूलर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का बेसिक यूनिट होता है। अबाउट 20 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड जो पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप H2N जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिड है, ये एसिड है, ये जो है बेस है। ठीक है, बेस है। अब हर अमाइनो एसिड जो सेम होता है स्ट्रक्चरली, बट एक चीज़ जगह पे डिफरेंट होती है। वो कौन सी होती है? देखें, ये कॉमन फार्मूला है अमाइनो एसिड का। इसके अंदर H2N COO, इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर सेम, लेकिन यहाँ पे जो इसका ये ग्लाइसिन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो ग्लाइसिन, CH3 आएगा तो एलेनाइन, और CH2OH आएगा। ठीक है, तो ये होगा इथेनॉल ग्रुप, अगर आएगा तो सीराइन आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। अमाइनो एसिड आपस में कैसे मिलते हैं? एक जगह से जो है OH ग्रुप निकलता है, OH ग्रुप निकलता है, दूसरे से हाइड्रोजन निकल, जैसे मैंने बताया कंडेंसेशन प्रोसेस, तो वाटर निकल जाएगा बाहर, तो और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। हमेशा जो है कार्बन जो है टर्मिनल बचेगा दूसरे से अटैचमेंट करने के लिए। ठीक है, C टर्मिनल हमेशा रहेगा, तो आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो अगर एक दो मिले हैं तो आपस में तो उसको कहें डाइपेप्टाइड। द रिजल्टेंट देखें, ऐसे नहीं होगा मोनोपेप्टाइड। द रिजल्टेंट डाइपेप्टाइड इज ग्लेसल अलेनाइन हैज 2 अमाइनो एसिड, सब यूनिट कॉल्ड डाइपेप्टाइड, क्योंकि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड एक है लेकिन हम डाइपेप्टाइड कहेंगे। ये तकरीबन जो है बच्चों को मुश्किल पहुंच जाता है कि समझते हैं कि 2 बॉन्ड ही होंगे तो जो डाइपेप्टाइड कहेंगे। नहीं, अगर 2 अमाइनो एसिड है तो डाइपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड है ट्राइपेप्टाइड। ठीक है,
has an amino group of one end and a carboxylic acid group at the other end of the molecule. In this way, both reactive parts are again available for further peptide linkage to produce tri, tetra, penta peptide leading to polypeptide chain. So the polypeptide chain can be broken by breaking peptide bonds by the process of hydrolysis with the help of hydrolytic enzyme. The protein chain can be broken into smaller chain of more than 10 amino acids called peptones. Whereas peptones can be hydrolyzed further into small units of few amino acids called peptides which are further hydrolyzed into amino acid. देखिए जब इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होती हो जाती है इसके अंदर हमारे अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जेजुनम जो है प्रोटीन्स पहले टूटती हैं पेप्टोन्स के अंदर, ठीक है। पेप्टोन्स के ऊपर फिर दूसरे एंजाइम्स होते हैं उसको तोड़ते हैं। सिग्निफिकेंस अब इसका फ़ायदा क्या है? एफ सेंगर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसके अंदर स्ट्रक्चर की इसने देखा था। ही फाउंड दैट इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स इन 2 चेन्स। वन हैड 21 अमाइनो एसिड एंड अदर हैड 30 अमाइनो एसिड्स। इंसुलिन जो है 51 जो है अमाइनो एसिड बनी होती है। ऐसे दे हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। सेम इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन के अंदर विच नंबर 4 चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ईच अल्फा चेन हैज़ 141 अमाइनो एसिड वाइल ईच बीटा चेन कंटेन्स 146। ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 10,000 प्रोटीन्स के होते हैं हमारे अंदर। इसके अंदर सीक्वेंस होती हैं, देखें ग्लाइसिन, ऐसे नहीं होता कि अमाइनो एसिड 20 है तो प्रोटीन भी 20 को होगी, प्रोटीन थाउजेंड्स की भी हो सकती है। लेकिन इसकी सीक्वेंस होती है कि समझो कि ग्लाइसिन जो है 4 हो जाएंगे, फिर एक जो एलेनाइन आ जाएगा, फिर ग्लाइसिन 3 हो जाएंगे, फिर एलेनाइन 4 हो जाएंगे। इस तरह से डिफरेंट होती रहती है। जैसे कि इस पिक्चर में देखें आप ग्लाइसिन, ठीक है, फिर दूसरा है, उसके बाद जो है वेलाइन है, ग्लूटामिक एसिड है, इस तरह से। सो अरेंज इन 20 अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय जीन। डीएनए हमारा जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए बनता है, कोड्स होते हैं कि कौन से अमाइनो एसिड बनने हैं, अटैच होने हैं। सो प्रो हाईली स्पेसिफाइड प्रॉपर फंक्शन स्पेसिफिक होती है। इफ द सीक्वेंस ऑफ एनी अमाइनो एसिड विल चेंज, थोड़ी सी भी अगर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का अगर चेंज हो गया तो प्रोटीन ही डिफरेंट बन जाएगी और दूसरे फंक्शन भी नहीं कर पाएगी, नुकसान होगा। One of the example is sickle cell anemia. Abnormality in human hemoglobin due to the change in the amino acid out of 574 amino acids सिर्फ एक के अंदर। Only glutamic acid is replaced by valine at 6th position, ठीक है। Due to this little change, the hemoglobin fails to carry insufficient oxygen which leads to death of the person, ठीक है, पर्सन की डेथ हो सकती है। Now ये देखो वेलाइन, हिस्टिडाइन, ल्यूसाइन, थ्रोनाइन, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या वेलाइन, हिस्टिडाइन, ल्यूसाइन, थ्रोनाइन, वेलाइन, ठीक है। नॉर्मली हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं बाइकॉन्केव होते हैं, डफनोट शेप होते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो है हमारे सिकल सेल शेप हो जाते हैं और फंस जाते हैं हमारी वाल्स के अंदर, जो कि प्लेट्स की वाल्स, फिर वो ब्लड को जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स के 2 टाइप्स होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन, दूसरे ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वो होते हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं और इनसोल्यूबल वाटर होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। और ये जो केराटिन, हमारी नेल्स, फाइबर्स, मायोसिन मसल्स, स्पाइडर वेब्स, हेयर, सिल्क, ये सब इसकी बनी होती हैं। और इसके अंदर जो है कंसिस्ट ऑफ मोर पॉपुलर चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, दीज आर इनसोल्यूबल वाटर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कौन सी सेकेंड याद रखनी है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन दीज आर स्फेरिकल लिप्सोइड ड्यू टू 3 डायमेंशनल फॉर अ सेकेंडरी प्रोटीन, ठीक है, 3 डायमेंशनल जो होती है वो। दीज आर एदर टर्शियरी और क्वार्टरनरी इन स्ट्रक्चर, दे आर सोल्यूबल इन साल्ट, एसिड और बेस कंटेनिंग। सिंपली देखो फाइब्रस जो है वो थ्रेड लाइक और ग्लोबुलर ग्लोब लाइक। फाइब्रस जो है इनसोल्यूबल और ग्लोबुलर सोल्यूबल। फाइब्रस जो है नॉन क्रिस्टलाइन और ये जो क्रिस्टलाइन, ठीक है। और फाइब्रस जो है वो नेल्स, क्लॉथिंग फाइबर्स, केराटिन ऑफ नेल वगैरह पे पाई जाती है, लेकिन ये फंक्शन ज़्यादा होती है ग्लोबुलर, जैसे कि एंटीबॉडीज़, ठीक है, और हार्मोन्स वगैरह। ये कुछ हो गई इसकी टाइप्स, ये आप याद करने हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना याद करने हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने में काम आती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाले में हेमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, हार्मोन्स, इंसुलिन, थायरोक्सिन। डिफेंस करने में इम्यूनोग्लोबिन, इंटरफेरॉन, कंटेक्टाइल, एक्टिन, मायोसिन। स्टोरेज करने वाली प्रोटीन कौन सी होती हैं, ठीक है, लिग्यूम। स्टोरेज प्रोटीन, एग वाइट, एल्ब्यूमिन।
लिपिड्स आर द इम्पोर्टेंट, आप लोग पढ़ेंगे लिपिड्स जो हैं वो मालिक्यूल्स होते हैं, पूरे ग्रुप ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं जो इनसोल्यूबल वाटर है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही क्लास हो, लेकिन डिफरेंट वो भी कोई भी टाइप हो कंपाउंड्स के जो इनसोल्यूबल वाटर, उसको लिपिड्स कहते हैं। लिपिड इम्पोर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजी मालिक्यूल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स एनिमल। द टर्म लिपिड प्रॉपर बिलोर, ये पुरानी चीज़ दी है इन्होंने, चेंज नहीं किया उन्होंने। वो चाहे इनसोल्यूबल वाटर एंड सोल्यूबल ऑर्गेनिक लाइक ईथर एंड को बिल्कुल सेम लाइन। These compounds are made up of carbon, hydrogen, oxygen like carbohydrates same but contain more less ratio of oxygen। ऑक्सीजन बहुत कम होता है, और ये जो लिपिड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी भी देते थे, ये भी एनर्जी देते हैं, लेकिन ज़्यादा उसे क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन जो है ज़्यादा होता है। देखो कार्बन 57, देखो ये देखो 57H110O6, इतना बड़ा कार्बन, तो इतनी एनर्जी भी आएगी ना बेटा। नाउ फॉलोइंग आर सम कॉमन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स। असाइल ग्लिसरॉल जो एनर्जी देता है, वेक्सिस भी इसी के अंदर आता है, टर्पेनोइड्स भी इसी के अंदर आता है, फॉस्फोलिपिड्स भी इसके अंदर। असाइल ग्लिसरॉल जो आप जनरली फैट्स और ऑयल्स देखते हैं ना, घी देखा हो, घी, अजवा, कुछ भी घी है, तो ये घी और जो है ऑयल होता है, ठीक है, तल्लू वगैरह जो भी है ऑयल, तो ये असाइल ग्लिसरॉल आ जाता है। दीज आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। असाइल से बनता है एक ग्लिसरॉल का मालिक्यूल और 3 फैटी एसिड मिलते हैं। देखो एक ग्लिसरॉल मालिक्यूल ये है, ये क्या है, ग्लिसरॉल मालिक्यूल, ये 3 फैटी एसिड, 1 2 3, तो 3 वाटर के मालिक्यूल निकलेंगे, एक बनेगा ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। नाउ ग्लिसरॉल इज ट्राइहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल, ये इसको न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं, क्योंकि तीनों इसके जो है हाइड्रोजन फुल्ली जो है फैटी एसिड से मिल गए। अगर 2 से मिलता है तो डायसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे, अगर 1 से मिलता है तो मोनोसाइल ग्लिसरॉल। तो ये एनर्जी देते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये सैचुरेट कहेंगे, तो ये जनरली जो है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो कंटेन 1 और मोर देन 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन। दे हैव स्टेबल फिजिकल स्टेट और यूजुअली फाउंड एट लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। फाउंड इन प्लांट्स एज कॉल्ड ऑयल, लिनोलिन फाउंड इन सीड। इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इससे समझो कि 16 kg फैट इन एवरेज बंदे के अंदर होती है, तो उसकी एनर्जी जो है ये इतनी होती है। फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं? फास्फोलिपिड्स जो है इसके इंपॉर्टेंट क्लास है लिपिड की, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने देखा होगा कि 2 लेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं। तो 2 लेयर्स जो होती हैं वो फास्फोलिपिड की होती हैं। फास्फोलिपिड के अंदर एक्चुअली लिपिड ही है, असाइल ग्लिसरॉल ही है। असाइल ग्लिसरॉल में अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल उसी की तरह होती है, लेकिन अनसैचुरेटेड के अंदर 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। एफ ए नॉट फॉर फयाज अली बट फॉर फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो हैं 3 के जो थे उसके अंदर एक ख़त्म हो गया, उसके अंदर लग गया क्या? कोलाइन ग्रुप, फास्फेट ग्रुप, ठीक है। वो कोलाइन ग्रुप अटैच होने की वजह से ये हो गया फास्फोलिपिड। तो उसके अंदर जो है एक जो है हिस्सा बन जाता है ऑर्गेनिक हिस्सा हो जाता है, एक इनऑर्गेनिक हिस्सा हो जाता है। जैसे कि पता है कि लिपिड जो है इनसोल्यूबल वाटर होते हैं, तो लेकिन इसके अंदर 2 पोर्शन में, एक हेड बन जाता है, दूसरा टेल बन जाता है। जो हेड है उसके अंदर फास्फोरेट ग्रुप होता है, तो वो बन जाता है हाइड्रोफिलिक, मीन्स वाटर लविंग, वाटर एब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन दूसरा जो है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक के अंदर वाटर एब्सॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है क्योंकि उसके अंदर, तो ये पोलर और नॉन पोलर रीजन हो गए। जो हेड हो गया वो पोलर हो गया, और जो टेल हो गया नॉन पोलर हो गया, ठीक है। अब टाइप ऑफ लिपिड विच इज कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड ऑन 1 कोलाइन एंड 1 फास्फेट। एक कोलाइन होता है और फास्फेट। फॉस्फोलिपिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ए फॉस्फोलिपिड इज सिमिलर टू असाइल ग्लिसरॉल एक्सेप्ट दैट 1 फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फास्फेट। वही बात, वही कहानी सेम बोली है जो मैंने अभी बताई। तो देखें ये स्ट्रक्चर है, आपने नहीं देखी होगी तो ये देख लें। 2 इसके अंदर टेल्स हैं, देखें ये जो असाइल ग्लिसरॉल है, 1 मिनट, ये देखें, ये एक, दूसरा ये टेल है, और 1 मिनट, ये जो है ये इसका जो है नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन कार्बन, हाइड्रोजन इसके अंदर शो किए गए। बहुत ही सिंपल है, इतनी कोई मुश्किल की बात नहीं है। दूसरे वेक्सिस क्या होते हैं? दिस आर सिंपल लिपिड्स, दे आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसके अंदर एक अल्कोहल होता है असाइल ग्लिसरॉल के अलावा कुछ भी, और एक फैटी एसिड होता है। दीज आर सिंपल लिपिड्स एंड फाउंड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन स्टेम।
इससे बहुत सवाल हो सकते हैं, देखें कि पोलर हिस्सा कौन सा है वगैरह, तो बहुत सवाल हो सकते हैं इसके अंदर। सो वैक्सेस किस लिए पाए जाते हैं, कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल होते हैं, लाइक बीज वैक्स एंड क्यूटिन फ्रॉम क्यूटिकल ऑफ लीव्स। वैक्सेस ऑफ कंसिडरेबल कमर्शियल इंपॉर्टेंस होती है, जैसे कि मशीन के अंदर लुब्रिकेंट्स के तौर पे स्पर्म वेल्स फॉर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दिस वैक्स। ठीक है, अब जो प्लांट है उसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। साइमोडिस चाइनेसिस उसका साइंटिफिक नेम है पुराने बुक के अंदर। नाउ टर्पेनोइड्स आर व्हाट? टर्पेनोइड्स क्लास is a large and important class of lipids made up of a supranorate unit। देखिए अब इसकी जो है अब एक्सरसाइज आज नहीं करवाऊंगा, एक्सरसाइज के लिए अलग हमारी वीडियोस होंगी, आज हम सिर्फ यही कर रहे हैं। टर्पेनोइड्स लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स मेड अप ऑफ सुप्रानोइड, इसके अंदर C5H8 एक अलग से कंपाउंड उसके अंदर एडिशनल होता है। तो ये जो है इसके जनरल है, बड़ा क्लास है, इसके अंदर फिर छोटे क्लास आ जाता है, टर्पीन्स आ जाता है। तो of terpenoid these are found in cell membrane as cholesterol, as pigment like chlorophyll, fragrance as menthol। terpenes are the type of terpene which contain few acids, इसके अंदर isoprene कम होते हैं। डायटरपीन, ट्राइटरपीन, दी स्मॉल साइज टर्पीन वोलेटाइल नेचर होते हैं, जल्दी उड़ जाते हैं, तो ये फ्रेग्रेंस के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो मर्सिन फ्रॉम आइल ऑफ पे सेम दिया है, ग्रैनुल फ्रॉम रोज, देखो सेम सेम। स्टेरॉइड्स क्या है? स्टेरॉइड्स जो है वो आपने सुना होगा, स्टेरॉइड लेते हैं जिम वाले वगैरह। तो टेस्टोस्टेरोन और दूसरे जो हार्मोन होते हैं वो हमारे सिर्फ जो है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए नहीं बट हमारे जो बॉडी की जो लेवल को जो है मेंटेन करने के लिए भी काम आते हैं। तो स्टेरॉइड्स जो है वो इज अ टाइप ऑफ टर्पेनोइड विच फॉर्म स्टेरॉइड न्यूक्लियस मेड अप ऑफ आइसोप्रोन यूनिट कंटेंट 17 कार्बन आइटम्स, के अंदर 17 कार्बन आइटम्स होते हैं। अरेंज 4 अटैच्ड रिंग्स, 3 ऑफ देम आर हेक्सागोनल, 1 इज पेंटागोनल, मीन्स 5 मेंबर्ड होती है, दूसरी 6 मेंबर्ड होती हैं। ठीक है, तो द रेडिकल अटैच विद देम साइड चेन डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर कोलेस्ट्रॉल स्टेप। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर फॉर द सेंस ऑफ नंबर ऑफ, कोलेस्ट्रॉल इसका एग्जाम्पल है, वो किस चीज़ को बनाता है, टेस्टोस्टेरोन को बनाता है, प्रोजेस्टेरोन को एंड एस्ट्रोजन को। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स क्या है? ये जो है पिगमेंट्स रहते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, पिगमेंट रहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी लिपिड्स की टाइप है जो हमारे पेन को कंट्रोल करते हैं, ब्लड फ्लो कंट्रोल करते हैं, फॉर्मेशन ब्लड क्लॉट्स को कंट्रोल करते हैं। हम जो डिस्प्रिन लेते हैं गोली, वो उसको कंट्रोल कर लेती है, इसको इनहिबिट कर लेती है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो है टर्म दिया गया था फ्राइड मिशन, उसने दिया था और उसने ही ऑब्जर्व किया था कि समथिंग इज़ देयर, कुछ जो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ें, उसको न्यूक्लियन नाम दिया था। फिर एसिडिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक प्रॉपर्टीज नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। एक फास्फोरिक एसिड होती है H3PO4, राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है 5 पेंटोज शुगर, और जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं प्यूरान और पैराडाइन। ठीक है, अब जो है ये इसकी जेनेटिक मटेरियल जो हमारा DNA RNA ये इसी के बने होते हैं, ATP। ठीक है, ये इसी की बनी होती है। सही है, तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर, अच्छा ये बेसिक यूनिट है इसका न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, और इसके अंदर आपस में ज्वाइनिंग होती है, बॉन्डिंग बनती है, उसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्डिंग। और लिपिड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको सिर्फ ईस्टर बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है ना, कंपोजिशन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? जब एक जो है देखें, ये हमारे पास है एक मिनट, ये हमारे पास है एक शुगर मॉलिक्यूल, इसके फर्स्ट पे नाइट्रोजन अटैच होगा, फर्स्ट कार्बन पे एडिनाइन हो गया। ठीक है, तो वह बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब जो है इसका जो फिफ्थ होगा उस पर अटैच होगा फास्फोरिक एसिड, H3PO4, तो ये बन जाएगा फास्फोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, इस तरह से बनेंगे, तो ये बन जाएगा पूरा जो है पूरी चेन बनती जाएगी। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड से बनता है। नाउ एडिनाइन, नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं? नाइट्रोजन बेस एडिनाइन, गवानाइन, साइटोसिन, थायमाइन, यूरासिल। एडिनाइन गवानाइन जो है प्यूराइन में आते हैं, साइटोसिन, थायमाइन, यूरासिल जो है वो पैरामिडाइन में आते हैं। यहाँ पे इतना नहीं दिया गया। मोनोन्यूक्लियोटाइड सिंगल होते हैं, इसका ATP एग्जाम्पल है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी के लिए काम आता है, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको यही एनर्जी देता है। 7.1 ATP का मालिक्यूल टूटता है, ATP में कन्वर्ट होता है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल देता है, या उसको 31.81 किलो जूल पर मोल भी कह सकते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है। डाइन्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलेंगे दो जो मोनोन्यूक्लियोटाइड मिलेंगे
विद जो है कंडेंसेशन प्रोसेस जो है, और फास्फेट जो निकलेंगे तो ये बनाएंगे डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक एग्जांपल है। निकोटीन एक जो है निकोटीन एक जो है विटामिन है, ठीक है, वो उसके साथ अटैच होता है एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ, तो ये बन जाता है कोएंजाइम, जो रिडक्शन के प्रोसेस के लिए काम आता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो दो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं उसको ये रिसीव करता है, तो रिसीव करने को कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, देखो फर्स्ट कार्बन, ठीक है, सॉरी थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन, ये देखें थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में जो है आपस में ज्वाइनिंग हो रही है। दूसरी जगह पे ऐसे हो गए थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन दो जगह पे हों तो ऐसे बॉन्डिंग को कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्डिंग, ठीक है। बीच में फास्फेट है, ईस्टर बॉन्डिंग कहते हैं, तो फास्फो दो ईस्टर हैं तो ईस्टर बॉन्डिंग कहते हैं इसे, ठीक है, फास्फोडाइस्टर बॉन्डिंग। तो इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलेंगे ज़्यादा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो उसके एग्जांपल है डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है? डीएनए जो है फ्रांसिस क्रिक ने इसका जो है लेटर टाइप जो है दिया था, एक मॉडल दिया था, तब साइटोजेनेटिक्स का एग्जांपल सेमल बन गया है। नाउ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, उसके अंदर एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमाइन होते हैं। इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, दोनों एंटी पैरेलल चलती हैं। देखो एक 5 एंड होती है, दूसरी 3 एंड होती है, सेम नहीं होती, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखो ये है, एक तरफ ऐसे सीधी होंगी, दूसरी जो है देखो इसका ऑक्सीजन नीचे है और एक मिनट, और इसका जो है ऑक्सीजन ऊपर है, तो ये लाइन ऐसे जा रही है और वो ऐसे आ रही थी, ठीक है। तो ये दोनों एंटी पैरेलल है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने एंटी पैरेलल। नाउ आपस में ज्वाइन कैसे होते हैं? आपस में ज्वाइनिंग जो है एक चेन की, ये एक चेन चल रही है, वो दूसरी चेन, तो इसके आपस में ज्वाइनिंग जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, एडिनाइन और थाइमाइन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, साइटोसिन ग्वानिन के अंदर ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन के बॉन्ड को टॉर्च से शो करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। नाउ कंप्लीट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोथ हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू अनजिपिंग ऑफ बोथ हेलिक्स आकर बाय मेकिंग बोथ हेलिक्स आर अपोजिंग डायरेक्शन। ये भी सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 हेलिक्स रिमेन सेम फ्रॉम एंड टू एंड, और जो उनका डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ईच टर्न ऑफ द डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस। अच्छा, आज के जो टर्न होते हैं इसके दो हिस्से होते हैं, एक इंट्रॉन होते हैं और एक्सान्स होते हैं। सो एक्सान जो है वो काम नहीं करते, इंट्रॉन जो है काम करते हैं। व्हाट इज जीन? नाउ आपने सुना होगा जीन है, जीन इज द बेस यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, मीन इसके अंदर राइबो शुगर होती है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन कम होता है। तो डीएनए आरएनए में यही फ़र्क है, आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए के अंदर एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमाइन होता है, आरएनए के अंदर थाइमाइन की जगह पे यूरासिल होता है। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक्सेप्ट ट्रांसफर आरएनए उसके अंदर थोड़ा जो है लूप होता है। नाउ डीएनए जो है उसके अंदर राइबो शुगर डीऑक्सी राइबो शुगर होती है, आरएनए का अंदर राइबो शुगर होती है। नाउ जीन क्या है? जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मीन्स डीएनए के जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उसको जीन कहते हैं, जो पर्टिकुलर एंजाइम को कोड करते हैं, किसी भी चीज़ को कोड करते हैं। जैसे कि हेमोग्लोबिन के लिए एक जीन होगा। ये कैसे होता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए जो है कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए में, और फिर वो ट्रांसलेशन के लिए जाता है जो है ट्रांसलेशन के लिए जाता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के पास, राइबोसोम जो है उसके पास जो कोडान्स जाते हैं इसके, तो स्टार्ट हो जाता है मिथायोनाइन से, फिर जो भी इसकी स्ट्रैंड होती है साइटोप्लाज्म के अंदर जाती है, ट्रांसफर आरएनए उसको कैच करके अमीनो एसिड जो है वहाँ पे ले आते हैं। पॉलीपेप्टाइड पे उसकी सिंथेसिस होती है, पूरी चेन बन जाती है, फिर वो जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो जाती है उसके अंदर गोल्जी बॉडी के अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर सिस स्पेस के अंदर, सिस से ट्रांसफेस के अंदर जो जाती है, फिर वो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग बन जाती है। तो दिस वाज दैट। नाउ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, वेरी सिंपल, आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, वेरी सिंपल जो है। अब इसके अंदर ये भी चीज़ें दी गई हैं इस बुक के अंदर कि मैसेंजर आरएनए की क्वांटिटी कितनी होती है, 3 to 4% होती है, ट्रांसफर आरएनए की कितनी होती है, 10 to 20% की होती है। राइबोसोमल आरएनए जो है 80% होता है, सबसे ज़्यादा ये होता है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या है? ठीक है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स
जो है वो जब कोई भी ये बड़े मालिक्यूल में पड़े हैं कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स वगैरह आपस में कंबाइन करेंगे तो कॉन्जुगेट मालिक्यूल्स बनाएंगे। जैसे कि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर बॉन्डिंग नहीं होती। ग्लाइकोलिपिड्स या सेरिब्रोसाइड्स, ये जब ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स मीन लिपिड, these are conjugates of lipids and carbohydrates. They are also called cerebroside because they are present in white matter of brain. So cerebroside because brain के अंदर पाए myelin sheath of nerve fiber. They are also found in inner membrane of the chloroplast. Now glycoprotein are mucoids. Glycoproteins are formed by the combining a molecule of carbohydrate with a protein molecule. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन मालिक्यूल से मिलेगा तो ये बनाएगा। मोस्ट ऑफ द ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स इन एनिमल्स प्लांट सेल आर लिंक्ड अकॉर्डिंग टू प्रोटीन मालिक्यूल। दे परफॉर्म फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, रिसेप्टर, एंटीजन। लिपोप्रोटीन हो गया, लिपिड्स और प्रोटीन जब मिलेंगे तो ये बन जाएगा। दे हेल्प इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्लड प्लाज्मा। दे आल्सो आकर एज ए कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोपार्टिकुलम न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर प्रोटीन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होती है, तो ये वहाँ पे पाए थे न्यूक्लियर प्रोटीन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी टुडे लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्लास में सब क्लास फेलो को बताएं। ठीक है, नॉलेज शेयर करें, आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।